चलो बच्चों, तो आज हम देखने जा रहे हैं कैलोरीमेट्री फेज कन्वर्जन। ठीक है, तो ये हमारा असल में जो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है उसका चौथा टॉपिक है, चौथा वर्जन है। तो आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे आपका थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, फेज कन्वर्जन, कैलोरीमेट्री। तो हम 3 टॉपिक आज के लेक्चर में देखेंगे। तो बच्चों बहुत मजा आने वाला है, यू विल एंजॉय इट। ठीक है, तो देखो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, केटीजी, थर्मोडायनामिक्स और हमने मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ा। और आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री एंड फेज कन्वर्जन। ओके, तो पूरी एक यूनिट हो गई। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, नीट के अंदर 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 5 तक भी आते हैं, और जेईई मेंस के अंदर भी आप लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आराम से मान सकते हो। तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड की अगर हम बात करें तो बेसिक सी थ्योरी मैंने यहाँ पर लिखी है। तो देखो वो क्या कहती है, जितने भी सॉलिड हैं वो एक्सपेंड करते हैं जब आप उन्हें हीट करते हो, और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब उन्हें कूल करते हो। जितने भी सॉलिड हैं वो एक्सपेंड करते हैं हीट करने पर, और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कूल करने पर। फिर लिखा है When the temperature of a solid is increased, जब आप किसी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो उसका जो एटम एंड मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट करते हैं ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ में। जब आप किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके जो एटम और मॉलिक्यूल हैं वो वाइब्रेट करते हैं ज़्यादा एम्पलीट्यूड से। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर इंक्रीज्ड मोशन द एवरेज सेपरेशन बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। जब उनका मोशन बढ़ जाता है तो जो सेपरेशन है एटम और मॉलिक्यूल के बीच में वो इंक्रीज हो जाता है। तो लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट अ सॉलिड एक्सपेंड ऑन हीटिंग, और फिर क्या होता है, एक सॉलिड आपका हीट करने पर एक्सपेंड हो जाता है। देखो क्या हुआ, आपके जो एटम और मॉलिक्यूल थे, आपने सॉलिड को हीट किया, हीट करने से क्या हुआ कि उनका जो बीच का सेपरेशन है वो बढ़ गया, वाइब्रेशन बढ़ गए, तो उस वजह से क्या हुआ, वो ओवरऑल एक्सपेंड हो गया। जब एक एटम और एक मॉलिक्यूल एक्सपेंड होगा, बाकी की धीरे धीरे सारे होंगे, तो ओवरऑल मेटल ही एक्सपेंड हो जाता है। फिर लिखा हुआ है थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड का यूजुअली क्वाइट स्मॉल होता है, बट इट कैन बी एन इंपॉर्टेंट इफेक्ट। ठीक है, देखो वैसे तो बहुत छोटा होता है, मतलब वैसे बहुत विजिबल नहीं होता, लेकिन जहाँ पर इंजीनियरिंग है, जहाँ पर बहुत छोटे इंक्रीमेंट भी मैटर करते हैं, वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी होता है काउंट करना। देखो उदाहरण के लिए आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर मस्ट कंसिडर थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो जो आर्किटेक्ट होते हैं और जो इंजीनियर्स होते हैं उनको बहुत ज़रूरी है इस बात का ख्याल रखना कि आपका जो थर्मल एक्सपेंशन है वो क्या इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, देखो लिखा गया है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेटल बीम व्हेन डिजाइनिंग टॉल बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस। तो जो हमारे ब्रिजेस होते हैं, जैसे रिवर पे ब्रिज बने, चाहे कोई और तरीके का ब्रिज बने, चाहे हमारी वो टॉल बिल्डिंग्स हो गई, तो इन सबको बनाते वक्त हमें एक एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो जो इंजीनियर्स हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। डेंटिस्ट मस्ट यूज फिलिंग मटेरियल दैट एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट विद द टेम्परेचर चेंज एट द सेम रेट एज द टूथ। देखो डॉक्टर्स भी जो फिलिंग मटेरियल यूज़ करते हैं दांतों के अंदर, उसका भी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो हो रहा है वो एकदम टूथ के जैसा होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, मान लो टूथ ज़्यादा एक्सपेंड हो गया तो जो मटेरियल है वो छोटा रह जाएगा और वो निकल जाएगा, या फिर मटेरियल ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, टूथ नहीं एक्सपेंड हुआ तो भी निकल जाएगा। तो इसलिए सेम आपका थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए दांत के जैसा, टूथ के जैसा, अदरवाइज फिलिंग विल बिकम लूज, है ना। तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज ऑफ 3 टाइप, एक होता है लीनियर, सुपरफिशियल, और अगला होता है क्यूबिकल। तो बच्चों थर्मल एक्सपेंशन हम 3 तरीके से पढ़ेंगे, लीनियर, एरियल और क्यूबिकल, या फिर वॉल्यूमेट्रिक। तो लीनियर में लेंथ, एरियल में एरिया, और वॉल्यूमेट्रिक में पूरा वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, एक्सपेरिमेंट शो दैट इन ईच टाइप ऑफ एक्सपेंशन द इंक्रीज इन डायमेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल डायमेंशन एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं कि हर तरीके के एक्सपेंशन में जो इंक्रीज इन डायमेंशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल डायमेंशन के और इंक्रीज इन टेम्परेचर के। तो ये जो चीज़ है इसी के ऊपर पे सारे फॉर्मूले इस चैप्टर के बेस्ड हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये बात क्लियरली समझ आई होगी कि मैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब इसके फॉर्मूले देखेंगे। तो ये जो मैंने लास्ट लाइन बताई है इसी के बेसिस पे सारे फॉर्मूले इस चैप्टर के बनते हैं। अब देखो बच्चों, हम यहाँ पर पहले लीनियर एक्सपेंशन की बात करें तो लीनियर एक्सपेंशन मतलब लेंथ के अलोंग एक्सपेंशन हो रहा है। अब देखो फॉर्मूला क्या कहता है, वैसे तो वो ये कहता है जो अभी हमने देखा उसके हिसाब से कि जो एक्सपेंशन है वो डिपेंड करता है कि ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर पे। तो डेल्टा एल आपका एल नॉट अल्फा डेल्टा टी के बराबर होता है। ठीक है, कैसे आया, देखो ये जो लाइन कह रही है इसके हिसाब से ये हो गया
मान लो लेंथ में चेंज हुआ तो ये डिपेंड करेगा ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो अब देखो बच्चों, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, अगर मैं इसको हटा दूं तो इसकी जगह कांस्टेंट ला सकता हूं, तो वो कांस्टेंट हो गया मेरा डेल्टा एल इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों मैं एरिया के लिए ला सकता हूं, वॉल्यूम के लिए ला सकता हूं। क्वाइट क्लियर है। तो अब यहां पर ये हो गया हमारा लीनियर एक्सपेंशन। अब देखो उसी फॉर्मूले को थोड़ा मैंने एक्सपेंड कर दिया है, तो ये हमारा इस तरीके से बन गया। ये बहुत जरूरी है, एल इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा होता है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सेम यही होता है एरियल और सुपरफिशियल के लिए। ए इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो ए होता है फाइनल एरिया, ए नॉट होता है इनिशियल एरिया, और बीटा होता है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो बच्चों ये जो आपका अल्फा है वो क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी। ये पर डिग्री सेल्सियस आपका कोफिशिएंट हो गया, मतलब इसकी यूनिट हो गई, और ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। और जो बीटा होता है बच्चों वो 2 अल्फा के बराबर होता है। तो आई होप आपको ये बात क्लियरली समझ आ रही होगी। अब देखो यहाँ पर वहाँ पर लीनियर एक्सपेंशन था तो हमने अल्फा यूज किया, यहाँ पर हम बीटा यूज करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों जो बीटा होता है वो डेल्टा ए अपॉन ए नॉट डेल्टा टी पर डिग्री सेल्सियस के बराबर हो गया। ये भी मटेरियल पे डिपेंड करता है। जो बीटा और अल्फा है ये दोनों कोफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन और एरियल एक्सपेंशन के। ऐसे ही हम गामा पढ़ेंगे जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का होगा, है ना। तो बच्चों जो बीटा है वो 2 अल्फा के बराबर है, ये बात आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए। ऐसे ही बच्चों जो गामा होता है वो 3 अल्फा के बराबर होता है। ठीक है, अब है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो v इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो गया। अब देखो जो गामा है वो कोफिशिएंट है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का, है ना। तो इसकी वैल्यू होती है डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी। अब जो गामा होता है बच्चों वो डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी है, और इसकी यूनिट हो गई पर डिग्री सेल्सियस, और ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है जो गामा है वो 3 अल्फा के बराबर है। तो ये तीनों बेसिक से फॉर्मूले मैंने आपको बताए, ये आपको पता होना चाहिए हमेशा, आगे के लिए भी बहुत बेसिक सी बातें हैं, कुछ भी कठिन नहीं है। दिस इज़ वेरी इजी टू डू, है ना, वेरी इजी टू रिमेंबर। तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने अभी तक आपको बताई है थर्मल एक्सपेंशन के रिगार्डिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रिलेशन क्या हो गया अल्फा बीटा गामा का, 1:2:3 हो गया, क्योंकि बच्चों जो बीटा है वो 2 अल्फा है, गामा आपका 3 अल्फा है, तो 1:2:3 हो गया। ठीक है, अगला है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। तो ये क्या है बच्चों, देखो बेसिकली सॉलिड और लिक्विड, मतलब सॉलिड की तरह जो लिक्विड है वो भी एक्सपेंड करते हैं, पर लेकिन लिक्विड की प्रॉब्लम क्या है। देखो यार, सॉलिड तो खुद एक्सपेंड हो सकते हैं, लेकिन लिक्विड किसी कंटेनर में होते हैं। जब वो किसी कंटेनर में होते हैं, मान लो एक हमारे पास कंटेनर है ग्लास का या किसी भी चीज़ का, और उसके अंदर वाटर है, तो वाटर है और हमने उसको हीट किया, मतलब उसको हमने फायर पे रखा, आग पे रखा। तो जब हम उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, जब हम उसको हीट करेंगे तो कंटेनर भी गर्म होगा और वाटर भी गर्म होगा। तो बच्चों अब क्या हो रहा है, जब हम हीट कर रहे हैं तो कंटेनर भी गर्म हो रहा है, वाटर भी गर्म हो रहा है। तो जब कंटेनर गर्म होता है तो क्या होता है, जब कंटेनर गर्म होता है तो वो भी एक्सपेंड करता है। तो बच्चों एक्चुअली जो वाटर का या जो लिक्विड का असल में जो एक्सपेंशन हुआ वो हमें क्लियरली नहीं पता चलता। तो फिर हम वहाँ पे अपेरेंट और रियल 2 तरीके के एक्सपेंशन पढ़ते हैं। अब देखो क्या होता है बेसिकली, असल में जब आपने फायर लगाई, आग लगाई या हीट किया, तो जो कंटेनर है वो भी गर्म हो गया, तो वो भी एक्सपेंड हो गया। ठीक है, जो उसके अंदर पानी था, अगर कंटेनर एक्सपेंड होगा तो पानी का लेवल तो उल्टा नीचे चला गया। लेकिन बच्चों क्योंकि पानी भी यानी कि लिक्विड भी आपका एक्सपेंड कर रहा था, तो लिक्विड थोड़ा ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, पहले कंटेनर गर्म हुआ, लिक्विड है उसके अंदर, वो थोड़ा ऊपर की तरफ गया, है ना। तो आपको बात समझ में आ रही है, एक कंटेनर हो गया, कंटेनर है, अब जो कंटेनर है वो भी गर्म हो रहा है, तो लिक्विड थोड़ा नीचे गया। लेकिन क्योंकि हीट आप लिक्विड को भी दे रहे हो तो लिक्विड भी एक्सपेंड करेगा, तो लिक्विड थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। जब लिक्विड थोड़ा ऊपर उठ गया तो ओवरऑल जो असल में एक्सपेंशन हुआ वो लिक्विड का हुआ। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है कि जो रियल एक्सपेंशन है लिक्विड का वो निकालने के लिए ग्लास के एक्सपेंशन को माइनस करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर 2 चीज़ दिखेंगी, अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो सॉलिड्स की तरह लिक्विड भी एक्सपेंड करते हैं हीटिंग पे। सिंस लिक्विड डू नॉट हैव अ शेप ऑफ देयर ओन बट टेक अप द शेप ऑफ वेसल इन विच दे आर केप्ट, वी कैन ओनली टॉक ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इन केस ऑफ लिक्विड। तो बच्चों लिक्विड और गैस में केवल आप वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करते हो, आपको याद होगा बल्क मॉड्यूलस, तो हमने वहां पर केवल वॉल्यूम की बात करी है। तो लिक्विड और गैसेस बच्चों क्योंकि कंटेनर में रखे जाते हैं तो हम वहां पर केवल वॉल्यूम की बात कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको पता ही है। जब लिक्विड आपके हीट किए जाते हैं एक कंटेनर के अंदर, तो जो कंटेनर है वो भी एक्सपेंड होता है अलॉन्ग विद दी लिक्विड। ठीक है, जब आप उन्हें हीट करते हो, ठीक है, मतलब जब आप लिक्विड को हीट करते हो कंटेनर के अंदर, तो कंटेनर भी हीट होता है, लिक्विड भी हीट होता है। अगर
कंटेनर वर नॉट टू एक्सपेंड वी विल ऑब्जर्व द रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। अगर देखो यार, हमने हीट किया तो जिस कंटेनर के अंदर लिक्विड रखा था वो भी एक्सपेंड हो रहा है और लिक्विड भी एक्सपेंड हो रहा है। तो अब अगर हमें रियल एक्सपेंशन लिक्विड का देखना है तो ये कब हो सकता था, जब कंटेनर आपका एक्सपेंड नहीं हो रहा होता, लेकिन अभी तो हो रहा है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो लिक्विड एक्सपेंड हुआ है वो हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें उसे कंटेनर का एक्सपेंशन को भी कंसिडर करना पड़ेगा, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, we will observe the real expansion of the liquid since the container also expand on heating the liquid. What we will observe is the apparent expansion of the liquid। मतलब क्योंकि कंटेनर भी एक्सपेंड हो रहा है हीट करने पर, तो असल में जो लिक्विड हमें दिख रहा है वो असल में है नहीं, है ना, असल में वो इतना एक्सपेंड नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो कंटेनर का भी एक्सपेंशन उसमें ऐड होता है। तो बच्चों ये सब चीज़ें क्लियर करेंगे। देखो जो कंटेनर का एक्सपेंशन है वो क्या होगा, वो होगा डेल्टा वी गामा जी वी डेल्टा टी के बराबर। ठीक है भाई, जो भी एक्सपेंशन उसके वॉल्यूम में हुआ वो आपका गामा जी मतलब ग्लास का कंटेनर सपोज तो गामा क्या है बच्चों, गामा कॉफिशिएंट है वॉल्यूम एक्सपेंशन का। वी डेल्टा टी, वी मतलब इनिशियल वॉल्यूम, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम एक्सपेंशन बात करें लिक्विड का, तो बच्चों ये रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड है, जो क्या हो जाएगा डेल्टा वी आर मतलब रियल एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम लिक्विड का, गामा एल वी डेल्टा टी, तो ये लिक्विड में है वो ग्लास का एक्सपेंशन है। तो अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपको क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन है, मान लो एक गिलास का फ्लास्क है जिसका वॉल्यूम है 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, इट्स जस्ट फिल्ड विद मर्करी एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाउ मच मर्करी विल ओवरफ्लो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज रेज्ड टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक ग्लास का फ्लास्क है, ठीक है, ग्लास का फ्लास्क है, ग्लास का बर्तन है, उसमें 200 क्यूबिक सेंटीमीटर का आपका है वो उसका वॉल्यूम है 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, आपने उसको मरकरी से भरा है 20 पर। ठीक है, तो मरकरी कितनी ओवरफ्लो करेगी जब टेम्परेचर सिस्टम का रीच करके 100 कर दिया। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लास इतना है और मरकरी का इतना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आया, एक ग्लास फ्लास्क है उसके अंदर मरकरी भरी हुई है, आपने उसको क्या किया, हीट किया, मतलब भाई पहले 20 था टेम्परेचर, फिर आपने हीट करके 100 कर दिया। तो हीट किया तो ग्लास भी एक्सपेंड होगा और मरकरी भी एक्सपेंड होगी, तो मरकरी ओवरफ्लो करने लग जाती है। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कितनी मरकरी ओवरफ्लो करेगी अगर कोफिशिएंट वॉल्यूम एक्सपेंशन ग्लास का इतना है और मरकरी का इतना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है अगर आपने थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट को समझा है। देखो कैसे अप्रोच करेंगे, द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क कितना होगा, डेल्टा बी गामा जी बी डेल्टा टी के बराबर होगा। ये बात आपको समझ आई होगी कि जो इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा फ्लास्क का वो गामा जी बी डेल्टा टी होगा। भाई गामा जी मतलब ग्लास का कोफिशिएंट ले लिया मैंने, तो ये आपका 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 गिवन है। जो वॉल्यूम है फ्लास्क का वो 200 क्यूबिक सेंटीमीटर था, तो 200। ठीक है, अच्छा अब जो चेंज इन टेम्परेचर है वो कितना है बच्चों, वो 100 से मतलब 20 से 100 हुआ है, तो 100 - 20 आपका डेल्टा टी आ गया यानी कि 80, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.19 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। ये क्या है, ये असल में इंक्रीज इन दी वॉल्यूम ऑफ ग्लास है। ठीक है, जो फ्लास्क है उसका वॉल्यूम इतना बड़ा है, लेकिन मरकरी का कितना बढ़ेगा, देखो जो मरकरी का बढ़ेगा वो डेल्टा वी डैश बढ़ेगा। ठीक है, मैंने डैश मान लिया, तो गामा एम वी डेल्टा टी। अब गामा एम क्या है, वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ मरकरी, वो कितना है गिवन है 18 इंटू 10 टू द पावर -5। वी कितना है 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि अगर आपको पता हो तो किसी भी लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है या किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो वही होता है जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है। ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर आपका वही है 100 - 20, तो ये 2.88 क्यूबिक सेंटीमीटर मरकरी बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो ओवरऑल जो मरकरी आपको दिख रही है बढ़ी हुई वो 2.88 क्यूबिक सेंटीमीटर है और आपका जो फ्लास्क का बड़ा वो 0.19 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो आखिर में असल में कितनी मरकरी ओवरफ्लो करेगी, तो बच्चों देखो आप समझो, अगर कंटेनर नहीं होता तो ओवरऑल जो मरकरी आपकी मतलब जो ओवरऑल मरकरी का वॉल्यूम बढ़ता वो इतना बढ़ता, लेकिन बच्चों मरकरी का वॉल्यूम बढ़ा है लेकिन कंटेनर भी थोड़ा सा बढ़ गया है हीट की वजह से, तो क्या हुआ थोड़ी सी मरकरी ओवरफ्लो होने से कम हो जाएगी। तो कितनी होगी 2.88 में से 0.19 घटा दो, 2.88 में से 0.19 घटा दो, तो आपका आंसर 2.69 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्कुलर होल है रेडियस 1 सेंटीमीटर का ब्रास सीट में, उसको आपने 293 केल्विन पे रखा है। What will be the diameter of this hole when the seat is heated to 393 Kelvin? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ब्रास का इतना दिया है, ठीक है। एक सर्कुलर होल है ना, और उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ब्रास की सीट है 293 केल्विन पर है। तो डायामीटर होल का क्या होगा जब सीट को आपने 393 केल्विन तक हीट कर दिया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आपको सीधे सीधे सारी वैल्यू गिवन है, आपको पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर करना है। हीट जब करते हो ब्रास सीट को तो डायामीटर होल का इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि भैया डायमीटर क्या है, डायमीटर एक लेंथ है, तो लीनियर एक्सपेंशन होगा। तो बच्चों लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल होता है, अल्फा एल डेल्टा टी के बराबर। तो अल्फा की वैल्यू है 20 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस, एल की है 2 इंटू 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर, डेल्टा टी है 390 माइनस 293 मतलब 100 केल्विन। तो आपका डेल्टा एल आ जाएगा, सारी वैल्यू रख दो, अल्फा की रख दी, एल की रख दी, डेल्टा टी की रख दी, तो 0.004 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन आ जाएगा। तो बच्चों डायमीटर क्या होगा, पहले 2 था, बाद में इतना और बढ़ गया, तो ये 2.004 सेंटीमीटर यहाँ से डायमीटर ऑफ द होल आ गया। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आप समझ पा रहे होंगे, पहले 2 था, अब एक्सपेंशन कितना हो गया, इतना एक्सपेंड हो गया, तो नया कितना होगा, पहले जो था वो तो था ही, लेकिन और थोड़ा एक्सपेंड हो गया, तो दोनों को जोड़ दिया तो ओवरऑल आंसर आ गया, ठीक है। अगला है फेज कन्वर्जन। तो अभी तक हम जो देख रहे थे बच्चों वो थर्मल एक्सपेंशन था, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब हम देखेंगे फेज कन्वर्जन। अभी तक हम देख रहे थे थर्मल एक्सपेंशन, तो फेज कन्वर्जन क्या है। तो फेज कन्वर्जन बच्चों देखो, बेसिकली हम एक फेज से दूसरी फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं चीज़ों को। जैसे सॉलिड है तो लिक्विड में, लिक्विड है तो वेपर में, और वेपर है तो सॉलिड में, अलग अलग तरीके से फेज कन्वर्ट कर रहे हैं। तो शायद हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फेज कन्वर्जन के बारे में, ठीक है, लेकिन अब हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। देखो, जब आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट है, तो आपका मेल्टिंग और फ्यूजन आप उसे कहते हो, ठीक है। तो बच्चों आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे मान लो आपने आइस को वाटर में कन्वर्ट किया, तो मान लो आइस आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, तो वाटर भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर ही मिलेगा। मतलब ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। जब आप फेज कन्वर्ट करते हो तो आपका जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है पुरानी फेज के जैसा। यानी कि अगर पहले सॉलिड था 0 डिग्री पर, मतलब पहले बर्फ थी 0 डिग्री पर, तो वाटर भी 0 डिग्री पर ही रहेगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियरली समझ आनी चाहिए। तो फेज कन्वर्ट करते हुए अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर आपका मतलब कांस्टेंट रहता है, प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है। फेज कन्वर्जन के दौरान ये बात आपको ध्यान रखनी है। वो मेल्टिंग या फ्यूजन क्यों हो गया, क्योंकि आप सॉलिड से लिक्विड बना रहे हो। अब बात करते हैं, फ्यूजन होता है लिक्विड से सॉलिड बनाना, बात एक ही है, मतलब रिवर्स भी तो हो सकता है भाई। मेल्टिंग हो गया सॉलिड से लिक्विड, फ्यूजन हो गया लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से वेपर बनाना, इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। तो बच्चों वेपराइजेशन के दौरान क्या हो रहा है, इसके दौरान भी टेम्परेचर और प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा। मतलब जितनी भी फेज कन्वर्ट होंगी उन सब में टेम्परेचर और प्रेशर आपका कांस्टेंट रहता है। अब जैसे वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो आपका जो वेपर है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा, ठीक है, और प्रेशर भी सेम रहेगा। अब देखो, अगर आपने सॉलिड को वेपर में बनाया तो सब्लिमेशन उसको बोलते हैं, और सब्लिमेशन के दौरान भी आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो बच्चों एग्जाम्पल है जैसे कैंपर, ड्राई आइस या NH4Cl। चलो बच्चों, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो कि आपका जो डेल्टा क्यू है वो आपका पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पर भी पॉजिटिव है। मतलब क्या हुआ, इन तीनों कन्वर्जन के दौरान आपको हीट खर्च करनी पड़ रही है। तो मतलब आपका जो सिस्टम है वो आपसे हीट लेगा इन कन्वर्जन को करने के लिए। तो ये बात आपको क्लियरली समझ आनी चाहिए। अब बात करते हैं, मान लो चौथा है, लिक्विड से आपको सॉलिड बनाना है, मतलब आपको फ्रीजिंग करनी है, मतलब बर्फ बनानी है। तो बच्चों जैसे वाटर से आइस बनाना है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है तो आइस भी 0 पर ही रहेगी, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहता है फेज कन्वर्जन के दौरान। वेपर से लिक्विड बनाना है, मतलब कंडेंस करना है वेपर्स को, तो भी आपका जो वेपर का टेम्परेचर है वही जब फेज कन्वर्ट हो जाएगी तो उसका भी रहेगा। और अगर आपको वेपर से सॉलिड बनाना है तो उसको वेपर या फ्रीजिंग बोलते हैं, वेपर फ्रीजिंग बोलते हैं, तो भी आपका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है।
ये सारे जो डेल्टा क्यू है बच्चों को नेगेटिव होते हैं, मतलब यहाँ पर जो हीट है वो रिलीज हो रही होती है। देखो आप जब वाटर से आइस बनाओगे तो क्या होगा, आपकी जो वाटर की हीट है वो रिलीज होगी, तभी तो वो आइस बनेगा, ठीक है। तो डेल्टा क्यू नेगेटिव होता है क्योंकि यहाँ पर हीट रिलीज होती है। पिछले में जो तीनों एग्जाम्पल थे उनमें डेल्टा क्यू पॉजिटिव था क्योंकि वहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, वहाँ पर हीट की जरूरत पड़ रही थी उसको करने के लिए, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको बात क्लियरली समझ आ रही होगी। अब हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर आते हैं। तो हीट रिक्वायर्ड फॉर फेज हीटिंग, देखो हमने एक चीज देखी, फेज कन्वर्जन, ये है फेज हीटिंग। देखो फेज कन्वर्जन और फेज हीटिंग दो अलग एस्पेक्ट हैं। फेज कन्वर्जन का मतलब है कि आप एक फेज से दूसरे फेज में जा रहे हो, तो वो होता है फेज कन्वर्जन, है ना। हीट रिक्वायर्ड फॉर फेज कन्वर्जन अलग होती है, जबकि फेज हीटिंग का मतलब क्या है, मान लो मेरे पास वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस का, अब मुझे उसको बदलना है 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, तो मेरे को 10 से 100 तक यानी कि सेम फेज में मेरे को अगर टेम्परेचर रेंज करना है तो वो होता है टेम्परेचर रिक्वायर्ड या हीट रिक्वायर्ड फॉर फेज हीटिंग। तो बच्चों कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है फेज हीटिंग के लिए, एम एस डी थीटा, आपको पता होगा हम इस फॉर्मूले को पढ़ते आ रहे हैं। हीट करने के लिए एम एस डी थीटा आपकी हीट जरूरत होती है। तो फेज हीटिंग में बच्चों खास बात क्या है कि टेम्परेचर खाली चेंज होता है। आपका अगर वाटर है 0 डिग्री का, आपने हीट दी तो हो सकता है वो 100 का हो जाए, 80 का हो जाए, तो यहाँ पर फेज हीटिंग हो रही है। दूसरा पॉइंट है वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, आपका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेगा, लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगा, यहाँ पर फेज कन्वर्ट नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है स्टेट डज नॉट चेंज, मतलब जो लिक्विड की स्टेट है वो लिक्विड रहेगा, सॉलिड है तो सॉलिड रहेगा, गैस है तो गैस रहेगा, सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड है तो लिक्विड, वेपर है तो वेपर। तो इस तरीके से आपको ये बातें क्लियरली समझ आनी चाहिए। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब बात करते हैं हीट रिक्वायर्ड फॉर फेज कन्वर्जन। तो फेज कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट की जरूरत होती है, तो बच्चों फेज कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट की जरूरत होती है, ये होती है डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एल। देखो मैंने आपको दो चीज़ बताई, एक बताया मैंने फेज कन्वर्ट करने के लिए हीट की ज़रूरत, जो था हमारा वाटर से आइस बनाना है, वेपर से वाटर बनाना है, वाटर से वेपर बनाना है, किसी भी तरीके के फेज को कन्वर्ट करना है तो हमें जो हीट चाहिए वो फेज कन्वर्जन वाली चाहिए, और उसका फॉर्मूला होता है m इंटू एल। एम मतलब मास ऑफ द सब्सटेंस जितना आपको कन्वर्ट करना है, और एल मतलब लेटेंट हीट। तो बच्चों लेटेंट हीट एक नया कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपको बताना है, तो बच्चों आप अभी समझो, अगली बार मैं अभी बताता हूं। तो m इंटू एल मतलब मास ऑफ द सब्सटेंस, एल मतलब लेटेंट हीट। तो ये हीट रिक्वायर्ड होती है फेज कन्वर्ट करने के लिए, और फेज हीट के लिए कितनी रिक्वायर्ड होती है, एम एस डी थीटा, ठीक है। यहाँ पर जो फेज कन्वर्जन होता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये बात आप जान ही गए होंगे, ठीक है। और वॉल्यूम चेंज हो जाता है क्योंकि भैया आइस का वॉल्यूम अलग होगा, वाटर का अलग होगा, ठीक है। आइस का कम होगा तो वाटर का बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्टेट चेंज हो जाती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, सॉलिड से वेपर, कुछ भी हो सकती है। जितनी भी हमने टोटल 6 कन्वर्जन देखे उनमें से कोई भी स्टेट चेंज हो सकती है जैसी ज़रूरत है। अब है बच्चों लेटेंट हीट के बारे में समझ लेते हैं। देखो लेटेंट हीट किसे कहते हैं, जैसे एक स्पेसिफिक हीट था, वो क्या था, स्पेसिफिक हीट था कि 1 ग्राम सब्सटेंस को अगर 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रेंज करने के लिए हीट देंगे तो वो स्पेसिफिक हीट हो गई। लेकिन लेटेंट हीट क्या भला है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर। मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। देखो समझ आ रहा है, लेटेंट हीट का मतलब है कि 1 ग्राम सब्सटेंस है मेरे पास, मान लो 1 ग्राम बर्फ है, अब इस बर्फ को मुझे पानी बदलना है, आइस को वाटर में बदलना है, तो उस 1 ग्राम आइस को बदलने के लिए जो मुझे हीट देनी पड़ेगी पानी में, दैट इज द लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट जो स्टेट को कन्वर्ट करती है, ठीक है। टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती है ये हीट, तभी तो इसको लेटेंट हीट बोला जाता है। अगर आइस 0 डिग्री का है तो वो वाटर भी 0 डिग्री में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर जो लेटेंट हीट है वो टेम्परेचर राइज नहीं कर रही है, वो केवल स्टेट को चेंज करने के लिए काम आ रही है, तभी इसको लेटेंट हीट बोला जा रहा है, छुपी हुई हीट। तो डेल्टा क्यू एम एल के बराबर हो गया। तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला हो गया डेल्टा क्यू अपॉन एम, और यूनिट हो गई कैलोरी पर ग्राम या फिर जूल पर केजी। तो आपको समझ आ रहा है, स्पेसिफिक हीट था 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड हीट। लेटेंट हीट क्या है, 1 ग्राम सब्सटेंस का फेज कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हीट, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो रही होगी बातें। अब देखो, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर लेटेंट हीट की बात करें तो आइस से वाटर बनाने के लिए जो लेटेंट हीट चाहिए,
0 डिग्री की आइस है, उसको 0 डिग्री का वाटर कन्वर्ट करना है, तो लेटेंट हीट लगेगी जो होगी आपकी 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम आपकी लगती है। और वाटर से वेपर बनाने के लिए 100 डिग्री के वाटर से 100 डिग्री का वेपर बनाना है, तो आपका जो लेटेंट हीट की जरूरत पड़ती है वो 536 या 540 कैलोरी पर ग्राम पड़ती है। तो आपको बच्चों ध्यान रखना है 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। डेंसिटी देखो, जो पानी की डेंसिटी वो 1000 kg पर क्यूबिक मीटर है और आइस की डेंसिटी 900 kg पर क्यूबिक मीटर है। और अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट की, तो आइस की जो स्पेसिफिक हीट है वो 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है, वेपर की 0.47 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है। तो ये 2-4 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे और बच्चों से ऊपर जाने के लिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में नहीं गिवन होते, आपको याद होने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम वाटर होता है 1 cc और वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम वेपर होता है 167 cc। तो बच्चों ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो सब आपको काम आएंगे, ठीक है। अगला है अमाउंट ऑफ हीट, वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग फेज कन्वर्जन। तो अब हम प्योर न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, मतलब 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पॉइंट से। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर फेज कन्वर्जन, वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग फेज कन्वर्जन। तो कौन सी वैल्यू क्या होगी? अमाउंट ऑफ हीट कितनी जरूरत होती है बच्चों? m इंटू एल, ये मैं आपको बता चुका हूं। और एम एस डी थीटा कब चाहिए? जब टेम्परेचर राइज करना है केवल। वर्क डन क्या होता है? P एक्सटर्नल इंटू डीबी, पी डीबी होता है। तो P एक्सटर्नल, डीबी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो आपका ये हो जाएगा P एक्सटर्नल m अपॉन रो फाइनल माइनस m अपॉन रो इनिशियल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है बच्चों? आपको याद होगा फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का केटीजी और थर्मोडायनामिक्स दोनों में भर भर के यूज किया था। तो डी यू आ जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर। तो तीनों पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट निकाल लोगे, वर्क डन निकाल ही लोगे P इंटू डी बी करके, और अगर आपको ये दोनों पता है तो फिर इंटरनल एनर्जी तो निकाल ही दोगे। अब क्वेश्चन पर आते हैं, तो यहां से हमारी क्वेश्चन की जर्नी स्टार्ट होगी। तो 12 ग्राम बर्फ है मान लो 0 डिग्री पर, और उसको आपको कन्वर्ट करना है वाटर में 60 डिग्री का वाटर में। मतलब 12 ग्राम बर्फ है 0 डिग्री पर, उसको 60 ग्राम डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट आपको करना है। तो बताना है अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत कितनी होगी। तो बच्चों देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि बर्फ को वाटर में कन्वर्ट करना है, तो बर्फ आपकी किस पर है? 0 डिग्री पर है। तो पहले 0 डिग्री की बर्फ को 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट करना होता है, तो उसको बोलते हैं फेज कन्वर्जन। पहले तो फेज कन्वर्ट करोगे ना भैया, पहले वाटर से, मतलब पहले बर्फ से वाटर बनाओगे, तभी तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना भाई। जब वाटर है ही नहीं तो टेम्परेचर किसका बढ़ाओगे? तो जो बर्फ है उसको पहले पिघलाएंगे, वाटर बनाएंगे, वाटर बना के उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो बच्चों पहले जो बर्फ है वो आपकी 12 ग्राम है, वो 0 डिग्री की है, उसको आपको ml देना होगा, मतलब लेटेंट हीट वाली हीट देनी होगी फेज कन्वर्ट करने के लिए। तो आपका क्या बनेगा? बर्फ से पानी बनेगा, और पानी किसका बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस का। अब उसका हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, तो मतलब फेज हीटिंग करनी पड़ेगी। तो आपको एक पैटर्न समझ में आया होगा। ये बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पे 12 ग्राम, उसको वाटर बनाना है 60 डिग्री का। तो स्टेप कौन कौन से इंक्लूड हैं? पहला है आपकी बर्फ 0 डिग्री पर है, तो आपको पहले फेज कन्वर्ट करना पड़ेगा, पानी बनाना पड़ेगा 0 डिग्री का। तो फेज कन्वर्जन में कितनी हीट लगती है? m इंटू एल लगती है, ठीक है। अच्छा, फिर 0 डिग्री के पानी से 60 डिग्री का वाटर बनाने के लिए फेज हीटिंग करनी पड़ती है, और फिर कितनी हीट होती है? ms d थीटा की जरूरत होती है। तो ms d थीटा आपने लगाया, तो टोटल हीट कितनी हुई? ये प्लस ये, यानी कि m इंटू एल। अब आइस से वाटर बनाने का लेटेंट हीट क्या था? 80 कैलोरी पर ग्राम था, याद है। बर्फ कितनी है? 12 ग्राम है, तो 1 ग्राम का 80 था, तो 12 का कितना हुआ भैया? वैसे भी पता है, लेकिन फॉर्मूला भी m इंटू एल मैंने बता रखा है। तो मास है 12, एल की वैल्यू 80, प्लस आपकी फेज हीटिंग में ms d थीटा लगेगा। तो मास है 12, स्पेसिफिक हीट कितनी होती है वाटर की? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और आपका d थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो 60 माइनस 0 आपका आ गया, तो टोटल कैलकुलेट करोगे तो 1680 कैलोरी आएंगे। और अगर मैं पूछूं कि जूल में कितना होगा बच्चों बताओ, तो आप कैसे बताओगे? देखो याद करो, 1 कैलोरी में 4.22 जूल थे, ठीक है। तो अगर इतने कैलोरी है तो जूल के लिए मल्टीप्लाई कर दो, है ना। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला है आपकी 1 ग्राम बर्फ है, केवल 1 ग्राम है, और वो -20 पर है। आपको वेपर में बनाना है 200 डिग्री के। तो बताओ कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी? आपको बर्फ को वेपर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बच्चों देखो कैसे करोगे।
बर्फ को वेपर में करना है तो बर्फ को पहले क्या करना पड़ेगा, देखो क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है। पहला, जो बर्फ है वो -20 की है, ठीक है, पहले उसको 0 का लाना पड़ेगा, तभी तो फेज कन्वर्ट होगा, क्योंकि फेज आपका 0 डिग्री पे कन्वर्ट होता है। तो बच्चों बर्फ को पहले 0 पर लाया, तो 0 पर लाने के लिए आपको फेज हीटिंग करनी पड़ेगी, तो आपने फेज हीटिंग कर दिया। अब बर्फ को वाटर में चेंज करेंगे, तो बर्फ को वाटर में करने के लिए फेज कन्वर्ट करना पड़ रहा है, मतलब ml लगानी पड़ेगी, तो आपने ml लगा दिया। फिर क्या करना है, 0 डिग्री के वाटर को 100 डिग्री के वाटर में करना पड़ेगा, क्योंकि भैया आपको तो वेपर चाहिए 200 का, तो पहले वाटर को ही तो 100 करना पड़ेगा, तभी तो वो वेपर में बदलेगा। तो 0 डिग्री के वाटर को 100 के वाटर में किया, तो ms d थीटा आपने लगाया, क्योंकि अब आप फेज कन्वर्ट नहीं कर रहे, अब आप फेज केवल हीट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में वाटर से वेपर बनाया, तो 100 डिग्री के वाटर से 100 डिग्री का वेपर बनाया, तो फेज कन्वर्ट कर दिया, यानी कि m × l लगा दिया। फिर वेपर से फिर वेपर बनाया, क्योंकि भैया वेपर से खाली हीट करना है, 100 डिग्री के वेपर को 200 डिग्री का करना है, तो आपने ms d थीटा लगा दिया। तो आपको समझ आया, 5 हीट लगी यहाँ पर। तो अब सबको कैलकुलेट कर लो। डेल्टा Q1 कितना है, ms d थीटा है, मास है 1 ग्राम, 1 ग्राम लिखा। स्पेसिफिक हीट थी 0.5 बर्फ की, तो 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस थी, याद करो। चेंज इन टेम्परेचर क्या है, 0 - -20, यानी कि 20 आ गया। तो पहली हीट तैयार, अगली आपकी m × l है। अब आइस से वाटर बनाने की लेटेंट हीट क्या थी, 80 थी, और मास है 1 ग्राम, तो बच्चों 1 × 80 कर दिया। अब आगे बढ़ो, ms d थीटा, मास था आपका, अगर 1 ग्राम वाटर है तो आपका मास तो 1 ग्राम है ही, तो मास तो समय 1 ग्राम है। अब स्पेसिफिक हीट वाटर की क्या होती थी, 1 होती थी। चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 100 - 0 100 है, तो 1 × 1 × 100 कर दिया। अब अगला है वाटर से वेपर बनाना है, तो भैया वाटर से वेपर बनाने के लिए मास × लेटेंट हीट करोगे। वाटर से वेपर बनाने की लेटेंट हीट क्या थी, 540 थी, तो आपने 540 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 ग्राम था ये वाटर वेपर। अब वेपर से वेपर का टेम्परेचर बढ़ाना है, तो ms d थीटा लगाओगे, मास है 1 ग्राम, ठीक है। अच्छा, अब स्पेसिफिक हीट वेपर की 0.47 और चेंज इन टेम्परेचर 100 से 200 जा रहे हो, यानी कि 100 का हुआ, तो यहाँ 100, तो सबको जोड़ दो, तो आंसर कितना आएगा, 777 कैलोरी, या फिर 777 का 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जूल में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है हीटिंग कर्व ऑफ सॉलिड। तो अभी तक जो हम सीख रहे थे उसको हमने ग्राफिकल मेथड से अगर देखने लगे तो उसको हीटिंग कर्व बोल देते हैं, ठीक है। हीटिंग कर्व आपका टेम्परेचर और हीट के बीच में है, ठीक है। तो बच्चों देखो, अब हम यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से समझ लेते हैं। ये सॉलिड था, सॉलिड को सॉलिड में अगर आपने बदला तो आपने क्या किया, क्या फेज कन्वर्ट करी, नहीं, आपने सॉलिड को सॉलिड में किया, मतलब आपने सिर्फ टेम्परेचर रेंज किया, तो वो फेज हीटिंग होती है, तो आपने हीटिंग ऑफ सॉलिड करी। फिर आपने क्या किया, सॉलिड को लिक्विड में बदला, तो क्या वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है, नहीं बढ़ता। तो देखो ये लाइन एकदम पैरेलल है, तो आपका जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है। मान लो ये बर्फ है और ये वाटर है, तो बर्फ भी आपकी 0 डिग्री की है, वाटर भी 0 डिग्री का है, तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, मेल्टिंग पॉइंट है। तो बच्चों इसको बोला जाता है मेल्टिंग या फेज कन्वर्जन बोला जाता है, ठीक है। अब वाटर बन गया 0 का, तो आपको वेपर में बदलना है, तो वाटर 0 का है तो पहले वाटर 100 का करना पड़ेगा, मतलब आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, फेज हीटिंग करनी पड़ेगी, तो आपने फेज हीटिंग करी, ठीक है। अब लिक्विड है, अब लिक्विड मतलब वाटर बन गया 100 का, तो 100 के वाटर को वेपर में बदलना पड़ेगा, तो 100 के वाटर को वेपर में बदला तो वेपराइजेशन यानी कि फेज कन्वर्ट हो गया। अब 100 का वाटर जब 100 का वेपर बना, तो अब वेपर का टेम्परेचर राइज करना है, तो 100 का वेपर है, तो मान लो जितना भी है 200 300 का वेपर आपको बनाना है, दैट इज हीटिंग ऑफ वेपर, जो फेज हीटिंग हो गया। ये है आपका फेज हीटिंग, फेज कन्वर्जन, फेज हीटिंग, फेज कन्वर्जन, फेज हीटिंग। तो आप समझ रहे हो, जो मैंने सिखाया था अभी उसको ग्राफ के फॉर्म में डाल दिया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इनसाइट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। देखो ये जो हीट है वो तो समझ आ रहा है, क्योंकि सॉलिड से सॉलिड की आप हीट बढ़ा रहे हो तो ms d थीटा लगेगा, है ना। क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में आप फेज कन्वर्ट कर रहे हो तो m × l लगेगा, ठीक है। ms d थीटा क्यों, क्योंकि लिक्विड से लिक्विड का खाली टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, और इधर लिक्विड से वेपर बना रहे हो, मतलब फेज कन्वर्ट कर रहे हो, तो ml लग जाएगा, और इधर वेपर का वेपर मतलब सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ms d थीटा लग जाएगा।
तो इस तरीके से आप देख सकते हो इस कर्व के अंदर आपका हीट का पैटर्न वही है जो अभी तक हमने सीखा है। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे। तो यहाँ पर बच्चों देखो स्लोप जो होता है इस ग्राफ का वो tan थीटा है, हम जानते हैं। और tan थीटा क्या होगा, dt अपॉन dq होगा, क्योंकि y एक्सिस पर आपका चेंज इन टेम्परेचर है और x एक्सिस पर आपकी हीट है। तो बच्चों ऊपर आपने dt लगा, अब dq जो होता है यानी कि जो हीट होती है वो ms dt होती है। तो आपने dt से dt काटा तो 1 अपॉन ms आ गया। तो बच्चों जो आपकी स्पेसिफिक हीट है वो 1 अपॉन m tan थीटा के बराबर हो गई, क्योंकि tan थीटा आपका 1 अपॉन ms के बराबर है। तो अगर स्पेसिफिक हीट को उधर ले जाओ तो ये 1 अपॉन m tan थीटा के बराबर होती है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए थोड़ा जरूरी है, एग्जाम्स में आया है अलग अलग, ठीक है, नीट हो चाहे जेई हो। तो S होता है स्पेसिफिक हीट, M होता है मास ऑफ सॉलिड। तो आपको क्या समझ आया कि जो स्पेसिफिक हीट है वो tan थीटा पे डिपेंड कर गया, लेकिन इनवर्सली डिपेंड किया, मतलब जिसका tan थीटा ज़्यादा उसका स्लोप, मतलब उसका जो स्पेसिफिक हीट है वो कम हो जाती है। तो है ना, यानी कि जो आपकी स्पेसिफिक हीट है वो स्लोप पर डिपेंड कर गई, ठीक है। अब देखो हीटिंग कर्व से हमें क्या समझ आ रहा है, देखो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है। तो बच्चों ये वाला एंगल सबसे बड़ा होता है, फिर ये, तो अल्फा बीटा से बड़ा और गामा से भी बड़ा बीटा होता है। तो अल्फा बीटा गामा का रिलेशन होता है अल्फा सबसे बड़ा, फिर बीटा, फिर गामा। तो बच्चों आपको क्या समझ आया कि जो tan अल्फा है वो भी फिर बड़ा होगा, tan बीटा भी बड़ा होगा और tan गामा भी फिर बड़ा, मतलब छोटा होगा tan बीटा से। तो बच्चों tan अल्फा क्या होता है, स्लोप होगा। तो जो स्लोप है सॉलिड का वो लिक्विड के स्लोप से ज़्यादा है और जो लिक्विड का है वो वेपर के स्लोप से ज़्यादा है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर स्लोप इनका ज़्यादा है तो मतलब स्पेसिफिक हीट का रेशियो उल्टा आएगा, है ना। तो बच्चों आपका स्पेसिफिक हीट का रेशियो क्या आया, वेपर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हो कि हमारा जो स्पेसिफिक हीट है सॉलिड का, लिक्विड का और वेपर का, तो वेपर की जो स्पेसिफिक हीट है वो सबसे ज़्यादा होगी, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। लेकिन बच्चों ये जो ऑर्डर है वो वाटर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपको अगर याद हो तो वाटर के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो स्पेसिफिक हीट होती है वो आपकी लिक्विड की होती है, फिर आइस की होती है, फिर वेपर की होती है, जबकि कायदे से सबसे ज़्यादा होनी किसकी चाहिए थी, वेपर की होनी चाहिए थी। तो लिक्विड के लिए यानी कि वाटर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सब चीज़ों के लिए ये एप्लीकेबल है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है आगे से कि वाटर थोड़ा सा एक्सेप्शन है, बाकी सारी चीज़ों के लिए ये ईजिली एप्लीकेबल है। चलो तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, जैसे फाइंड आउट स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर 2 ग्राम सब्सटेंसेस, इट्स हीटिंग कर्व इज शोन एज पर द फिगर। तो आपको एक हीटिंग कर्व दिया है, तो आपको इसको देख के बताना है सॉलिड की स्पेसिफिक हीट क्या है, लिक्विड की क्या है और फ्यूजन की लेटेंट हीट क्या है। तो बच्चों ये आपका कर्व है, इधर आपका टेम्परेचर है, इधर आपकी हीट है, तो ये आपका हीटिंग कर्व है। तो अब आपको इसको ऑब्जर्व करके बताना है कि पहला है कि सॉलिड की बताओ, लिक्विड की स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो कैसे बताओगे, देखो बहुत आसान है। आपको पता है कि जो स्पेसिफिक हीट होती है वो 1 अपॉन m tan थीटा होती है, अभी अभी हमने देखा था। तो अगर आपको मास पता है और tan थीटा पता है तो आप आसानी से निकाल लोगे। तो देखो बच्चों स्पेसिफिक हीट सॉलिड की क्या होगी, 1 अपॉन m tan थीटा, मास आपका 2 ग्राम गिवन है। tan थीटा क्या होगा सॉलिड के लिए, देखो सॉलिड के लिए tan थीटा होगा tan 60 डिग्री और वो कितना होता है, √3 होता है। तो आपने √3 लिख दिया, तो 1 अपॉन 2√3 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ गया। लिक्विड के लिए देखो 1 अपॉन 2 tan थीटा हो गया। अब देखो बच्चों 2 ग्राम सब्सटेंस है लेकिन 45 डिग्री का एंगल है, तो tan 45 डिग्री हो गया। तो tan 45 डिग्री है तो यानी कि tan 45 डिग्री 1 होता है, तो 1 अपॉन 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस आ गया। अब लेटेंट हीट क्या होता है बच्चों, टोटल हीट डिवाइड बाई मास। भाई जो आपकी हीट चाहिए थी फेज कन्वर्जन के लिए वो होती थी डेल्टा क्यू, जो होती थी m इंटू एल। तो लेटेंट हीट क्या होगा, डेल्टा क्यू बाई एम। तो डेल्टा क्यू मतलब हीट जो फेज कन्वर्जन के लिए चाहिए, कितनी चाहिए। अगर आप देखें बच्चों तो फेज कन्वर्ट आपका कहाँ से कहाँ हो रहा है, यहाँ सॉलिड था यहाँ लिक्विड हो गया तो मेल्टिंग हो रही है, तो फेज कन्वर्ट हो रहा है इधर की तरफ। तो आपको 2 कैलोरी से 20 कैलोरी यानी कि कुल 18 कैलोरी चाहिए। तो 18 कैलोरी आपकी हीट हो गई, मास आपका 2 ग्राम है। तो बच्चों
20 - 2/2 यानी कि 9 कैलोरी पर ग्राम आपकी लेटेंट हीट यहाँ से आ चुकी है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम हैंडल करेंगे। बहुत आसान है बच्चों, अगर आपको आता है, थोड़ा सा बेसिक क्लियर है, आपके थोड़े फॉर्मूले क्लियर हैं, आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो आप ऐसे सारे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम देखेंगे फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम क्या है बच्चों? देखो, फेज डायग्राम असल में P और T का ग्राफ होता है। प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ जो होता है अलग अलग स्टेट के लिए, तो उसको फेज डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो फेज डायग्राम नाम से समझ आ रहा है, फेज डायग्राम में हम ये शो करते हैं कि किस पॉइंट पर आपका कौन सा फेज एग्जिस्ट करता है। देखो मेजरली जो आपको हाईलाइटेड पॉइंट दिखे हुए हैं, उन पॉइंट पर आपकी एक से ज़्यादा स्टेट एग्जिस्ट करती है। जैसे अगर आप E, F, C और A को देखेंगे तो आपको इन पॉइंट्स पर दिखेगा कि यहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेट एग्जिस्ट करती है, जो फेज कन्वर्जन वाली स्टेट होती है। ठीक है, और जो पॉइंट P है इसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों तीनों स्टेट आपकी एग्जिस्ट करती हैं, है ना। तो देखो द डायग्राम शोज वेपराइजेशन कर्व AB। तो इस डायग्राम में हमें वेपराइजेशन कर्व AB दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर वेपराइजेशन की प्रोसेस हो रही है, लिक्विड और वेपर की प्रोसेस है। ठीक है, तो बच्चों ये वेपराइजेशन हो गया, लिक्विड का वेपर में बदलना। और पॉइंट A और B जो हाईलाइटेड हैं उन पर दोनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, मतलब ये वो वाले पॉइंट है जहाँ पर फेज कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पर लिक्विड भी है और यहाँ पर वेपर भी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, फ्यूजन कर्व CD, तो CD आपका फ्यूजन कर्व हो गया, क्योंकि आपको पता है लिक्विड से सॉलिड बनना फ्यूजन होता है। और सब्लिमेशन कर्व EF, तो सॉलिड से वेपर बनना सब्लिमेशन होता है। तो बच्चों ये सारे कर्व आपको गिवन है, और जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो पॉइंट है जहां पर एक से ज़्यादा स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो CD, AB और EF ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर एक से ज़्यादा स्टेट एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, वाटर के लिए AB को स्टीम लाइन बोला जाता है। ये जो AB है इसको स्टीम लाइन बोलते हैं, क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, लिक्विड स्टीम में बदल रही है इसलिए बोल रहे हैं। CD को आइस लाइन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ लिक्विड से सॉलिड बन गया, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से सॉलिड। और EF को हॉर फ्रॉस्ट लाइन बोला जाता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर सॉलिड से वेपर बन रही है। और बच्चों द टेम्परेचर एट विच ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस आर म्यूचुअली इन द थर्मल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। जो पॉइंट P पर है, देखो पॉइंट P पर लिक्विड, सॉलिड और वेपर तीनों पॉइंट एग्जिस्ट करती हैं, तो इसको ट्रिपल पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस बोला जाता है। ठीक है, द टेम्परेचर अप टू व्हिच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर प्रेशर अलोन इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर। बच्चों आप गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जितना आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। क्योंकि देखो यार, जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, गैस जमने लगती है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात क्लियरली समझ आ रही होगी। अब देखो, अभी तक हम पढ़ रहे थे फेज कन्वर्जन, तो अब हम आएंगे बच्चों कैलोरीमेट्री पे। पहले हमने देखा थर्मल एक्सपेंशन, फिर हमने देखा फेज कन्वर्जन, अब हम देखेंगे कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री क्या है? कैलोरीमेट्री है बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर, मतलब यहाँ पर आपका एक से ज़्यादा चीज़ों को आप मिला रहे हो और एक की हीट दूसरे में जा रही है, दूसरे की हीट पहले में जा रही है। देखो आपने पानी लिया, पानी के टैंकर में बर्फ़ डाल दी, तो अब आपने बर्फ़ को पानी में डाल दिया, मतलब आइस को वाटर में मिला दिया। तो आइस को वाटर में जब मिलाया तो बच्चों आइस पिघल जाएगी। तो आपने सोचा कभी कि आइस कैसे पिघली? क्योंकि पिघलने के लिए देखो, अगर आप गौर से देखें तो आइस पहले 0 डिग्री की बनी होगी। ठीक है, मान लो आइस पहले थोड़े और कम टेम्परेचर की थी, तो पहले वो 0 की बनी होगी। अब 0 की जब आइस बन गई होगी तो उसको फेज कन्वर्ट करने के लिए भी हीट लगी होगी वाटर में। ठीक है, तो वाटर 0 का बना होगा। अब वाटर का ओवरऑल टेम्परेचर ऐसा तो नहीं है कि आपने पानी में बर्फ़ डाली तो सारा का सारे पानी जम के बर्फ़ हो गया। पानी खाली ठंडा होता है, पानी का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है। अगर पहले 50 था तो बाद में 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो बच्चों आपने कभी सोचा कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि जो बर्फ़ है वो पिघल गई और पानी का टेम्परेचर कम हो गया? तो बच्चों क्या हुआ, बेसिकली जो बर्फ़ आपने पानी के अंदर डाली तो उससे क्या हुआ, जो पानी की हीट थी वो बर्फ़ को पिघलाने के लिए यूज हुई। तो ऐसे में जो पिघलाने के लिए हीट यूज हुई वही कैलोरीमेट्री के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर। तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है, हीट लॉस हीट गेन के बराबर है। यानी कि अगर आपने बर्फ़ को पानी में डाला तो पानी की जो हीट लॉस हुई बर्फ़ को पिघलाने में, वो बर्फ़ ने गेन करी पिघलने के लिए।
ठीक है, मतलब एनर्जी कंजर्व्ड है, हीट लॉस जो हुई वो हीट गेन के बराबर है। और बच्चों ये क्या लिखा हुआ है कि TL आपका TH, मतलब देखो TL मतलब क्या है, एक सब्सटेंस है, मान लो आइस है, उसका टेम्परेचर लो है और एक वाटर है उसका टेम्परेचर हाई है। तो जब आप उन दोनों को मिला दोगे तो जो मिक्सचर आएगा उसका टेम्परेचर ना तो हाई से मतलब ना तो हाई से ज़्यादा होगा ना ही लो से कम होगा, मतलब बीच में होगा, हाई से तो कम होगा और लो से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आपने बर्फ़ पानी में जब डाली तो ना तो पानी बिल्कुल ही बर्फ़ बन जाएगा और ना ही ऐसा होगा कि पानी में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ना ऐसा होगा कि बर्फ़ डालने से पानी उल्टा गर्म हो गया। तो क्या होगा, पानी का जो टेम्परेचर है वो बीच का हो जाएगा, ना पहले के बराबर गर्म रहेगा ना बर्फ़ के बराबर बिल्कुल जम जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, वी मिक्स 2 और मोर सब्सटेंसेस, तो कैलोरीमेट्री में हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को मिला देते हैं। हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ये प्रकृति का नियम है बच्चों, कुदरत का नियम है। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। तो हाई टेम्परेचर वाली चीज़ से लो टेम्परेचर में हीट चली जाएगी। पानी गर्म था तो वो बर्फ़ को पिघलाने के लिए यूज हो जाएगी। फिर उसके बाद लिखा हुआ है हायर टेम्परेचर बॉडी हीट को रिलीज करेगी, लोअर टेम्परेचर बॉडी हीट को गेन करेगी। अब देखो बच्चों, सीधे हम क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कैलोरीमेट्री को। मान लो आपकी बर्फ़ है 10 ग्राम की, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और वाटर है आपका 20 ग्राम जो 40 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, मतलब आपने बर्फ़ ली, वो 10 ग्राम थी, 0 डिग्री सेल्सियस पर थी, और इसको आपने मिला दिया पानी में, और वो पानी था 20 ग्राम जो 40 डिग्री सेल्सियस पर था। तो अब क्या क्या क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता हो। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर वाटर, यानी कि जब आप बर्फ़ को पानी में डाल दोगे तो जो फाइनल मतलब जो मिक्सचर वाटर होगा, क्योंकि बर्फ़ तो पिघल जाएगी, तो वो जो मिक्सचर वाटर होगा उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो ये आपसे पूछा जाएगा। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द फाइनल अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर वाटर, कि टोटल वाटर कितना हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड, जो बर्फ़ पिघलेगी उसका अमाउंट क्या होगा। अगला पूछा जा सकता है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग आइस, तो आपकी जो बची हुई आइस है उसका अमाउंट क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है यार, पहले आपको चेक क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि वाटर की कितनी औकात है हीट देने की। तो वाटर मैक्सिमम कितनी हीट दे सकता है बर्फ़ को पिघलने के लिए, तो वाटर का 20 ग्राम मास है और ms d थीटा से आप निकाल सकते हो कितनी हीट वाटर दे सकता है। तो आपने ms d थीटा से निकाल लिया तो आपको पता चलेगा कि वाटर आपकी मैक्सिमम इतनी हीट दे सकता है। अब आपको पता चला कि भाई मेरे पास इतनी हीट है, अब जो हीट आपकी आई क्या वो आइस को पिघला देगी, तो ये निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आइस को कितनी हीट चाहिए पिघलने के लिए। तो आप कैसे निकालोगे, क्योंकि आइस को वाटर बनाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेज को कन्वर्ट कराना है, मतलब लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला लगाना है, m/L लगाना है। तो आप m/L लगा के ये निकालोगे कि आपको कितनी हीट चाहिए आइस को पिघलाने के लिए। तो आपने जो वाटर से हीट ली क्या वो आइस को पिघलाने के लिए है, इक्वल है या ज़्यादा है या कम है, उसके बिहाफ पर सारे आंसर निकलेंगे। देखो मान लो आपके वाटर के पास 1000 कैलोरी की हीट है, लेकिन बर्फ़ को पिघलने के लिए केवल 400 कैलोरी की हीट चाहिए, तो यानी कि पूरी की पूरी बर्फ़ आसानी से पिघल जाएगी। तो यानी कि जो रिमेनिंग आइस है वो 0 और जो मेल्टेड आइस है वो पूरी की पूरी हो जाएगी 10 ग्राम। ठीक है, तो आपकी अब देखो 1000 कैलोरी की हीट मिली और 400 कैलोरी की हीट यूज हुई, तो 600 कैलोरी की हीट बच गई। तो अब उस 600 कैलोरी की हीट का होगा क्या, वो हीट वाटर का टेम्परेचर बढ़ा देगी। जो हमारी बर्फ़ पिघलकर और जो पहले से वाटर था वो दोनों मिलकर जो मिक्सचर वाटर बनेगा, उस मिक्सचर वाटर का टेम्परेचर बढ़ा देगी वो जो हीट निकली है। तो वो जो हीट है बच्चों डेल्टा Q = ms dt के हिसाब से टेम्परेचर राइज कर देगी वाटर का। तो कितना टेम्परेचर राइज करेगी, तो आपको मास ओवरऑल पता चल जाएगा, स्पेसिफिक हीट वाटर का आप जानते ही हो, तो dt की वैल्यू निकाल लोगे। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करना होता है। अब चाहें तो आप अपनी रफ कॉपी में ट्राई कर सकते हैं, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख लेना। तो देखो बच्चों कैसे अप्रोच करेंगे, हम 0 डिग्री सेल्सियस को बेस मान के चलेंगे। आपको हर क्वेश्चन के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस को बेस मानना है। अब देखो आपको पहले क्या निकालना है कि पानी की कितनी औकात है हीट देने की, तो हीट लॉस बाई वाटर देखो, तो वाटर 40 डिग्री सेल्सियस पर है, आपको 0 डिग्री का पानी बनाना है। तो भैया डेल्टा Q मैक्स जो हीट निकलेगी वो कितनी निकल सकती है, मैक्सिमम ms d थीटा निकल सकती है। तो बच्चों आपने क्या किया, मास है 20 ग्राम, स्पेसिफिक हीट वाटर की 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है। जो चेंज इन टेम्परेचर है वो कितना है, 40 से 0 हो गया, मतलब 40 - 0। तो आपका 800 कैलोरी की हीट वाटर दे सकता है।
बर्फ को पिघलने के लिए। तो वाटर कैन गिव 800 कैलोरी हीट फॉर आइस फॉर मेल्टिंग। तो अब आइस को देखो कितनी चाहिए, तो आइस को कितनी चाहिए भाई, देखो हीट रिक्वायर्ड बाई आइस फॉर मेल्टिंग, आइस 0 डिग्री की है, उसको वाटर बनाना है 0 डिग्री का, क्योंकि भैया आप जब आइस को वाटर में मिलाओगे तो पिघलेगी ना आइस, तो आइस को वाटर बनाना है। तो आइस को जब वाटर बनाओगे तो फेज कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कि m/L लगाना पड़ेगा। तो आपने मास है 10 ग्राम आइस का, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 80, तो 800 कैलोरी आपकी हीट की जरूरत पड़ेगी बर्फ को पिघलाने के लिए। पानी कितनी दे रहा था, 800 कैलोरी, बर्फ को कितनी चाहिए, 800 कैलोरी। मतलब ये हो गया कि 800 कैलोरी की हीट चाहिए थी बर्फ को पिघलाने के लिए और पानी 800 ही दे पाया। मतलब ये हो गया कि सारी की सारी जो हीट है वो केवल बर्फ को पिघलाने में चली गई। तो अल्टीमेटली जो पानी का टेम्परेचर है वो तो राइज हुआ ही नहीं, तो वो तो 0 डिग्री ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी वाटर 0 डिग्री का बन गया था और इधर भी वाटर ही बना 0 डिग्री का। तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा वाटर का, 0 डिग्री होगा बच्चों, ठीक है। तो what will be the final temperature of mixture water, 0। what will be the amount of mixture water, 30 ग्राम, क्योंकि 20 ग्राम पानी पहले से था, 10 ग्राम और आ गया बर्फ को पिघला दिया। तो what will be the amount of ice melted, 10 ग्राम, and remaining ice 0 ग्राम, क्योंकि बच्चों सारी की सारी बर्फ पिघल जाएगी, हमारे पास टोटल ही 10 ग्राम थी, तो पूरी की पूरी पिघल गई, तो बची कितनी, 0 ग्राम बची। अगर ये हीट 800 से ज़्यादा होती तो फिर ऐसे केस में बर्फ को पिघलाने के लिए तो 800 यूज हो जाती, बची हुई हीट आपकी टेम्परेचर राइज करने के काम आती, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपकी आइस है 10 ग्राम 0 डिग्री पर और वाटर है 20 ग्राम 60 पर। तो आपसे पूछा है फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर वाटर का क्या होगा, वही सारे क्वेश्चन हैं आपके। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है वाटर कितनी हीट रिलीज कर सकता है। फिर जब आपको पता चल जाएगा वाटर कितनी हीट रिलीज करेगा, तो फिर उसको देखो क्या वो आइस को पिघलाने के लिए इनफ है ना, तो आपको सॉल्व करना है। तो रफ कॉपी पे ट्राई कर लो, फिर देख लेना, मैं बता देता हूँ। हीट लॉस बाई वाटर कितना है, वाटर 60 पर है, तो आपको वाटर 0 पर बनाना है। तो कितनी हीट वाटर दे सकता है, ms डी थीटा के हिसाब से, मास है 20 ग्राम, स्पेसिफिक हीट 1 है, डी थीटा 60 - 0, यानी कि 1200 कैलोरी की हीट आपका वाटर दे सकता है पिघलने के लिए बर्फ को। अब बर्फ को चाहिए कितनी, भैया बर्फ है आपकी 10 ग्राम, तो आइस से वाटर बनेगा, तो m/L यानी कि 10 × 80 यानी कि 800 कैलोरी चाहिए बर्फ को पिघलने के लिए। लेकिन पानी कितनी दे सकता है, 1200 कैलोरी, बर्फ को कितनी चाहिए, 800 कैलोरी, मतलब 400 कैलोरी हीट अपने पास एक्स्ट्रा है। तो अब ये हीट वाटर के टेम्परेचर को बढ़ा देगी, क्योंकि बच्चों ये तो वाटर ऑलरेडी था ही, तो बर्फ भी पिघल के वाटर बन गई, तो ओवरऑल तो हमारे पास पानी ही है, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो बच्चों रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट जो कितनी है, 1200 - 800 यानी कि 400 कैलोरी। तो अमाउंट ऑफ वाटर मिक्सचर एट 0 डिग्री सेल्सियस कितना हुआ, देखो आपका ये तो 20 ग्राम पानी हो गया और बर्फ भी पूरी पिघल गई, तो टोटल 30 ग्राम हो गया। तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर 0 डिग्री पर कितना हुआ, या फाइनल मिक्सचर के बाद कितना हुआ, 30 ग्राम, ठीक है। चलो अब हमारे पास 400 कैलोरी की हीट बची है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर राइज ऑफ वाटर मिक्सचर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जो dq होता है वो ms dt के बराबर है। तो dt है डेल्टा Q अपॉन ms, 400 कैलोरी की हीट है, मास है 30 ग्राम, स्पेसिफिक हीट है 1, तो 40/3 यानी कि 13.3 डिग्री सेल्सियस आपका फाइनल टेम्परेचर होगा मिक्सचर वाटर का। तो आपका मिक्सचर वाटर का फाइनल टेम्परेचर 13.3 हो गया और अमाउंट फाइनल कितना हो गया, 30 ग्राम वाटर का। कितनी आइस पिघली, पूरी की पूरी, और बची कितनी, 0 ग्राम। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका आइस है 10 ग्राम 0 पर, वाटर है 20 ग्राम 20 पर। तो आपको बताना है व्हाट, वही सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर क्या करोगे, वही तरीका है। जो पानी है देखो उसकी औकात कितनी है हीट देने की, तो वाटर 20 का है, तो वाटर 0 का हो जाएगा, तो डेल्टा Q ms डी थीटा होता है। मास है 20 ग्राम, स्पेसिफिक हीट 1 है, और डी थीटा चेंज इन टेम्परेचर है 20 - 0 यानी कि 400 कैलोरी आपकी हीट आ गई, ठीक है। अब आइस को पिघलने के लिए कितनी हीट चाहिए, आइस को वाटर बनाना है, 0 डिग्री की आइस है, 0 डिग्री का वाटर बनाना है, तो डेल्टा Q यानी कि जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो m/L होती है, ठीक है। तो 10 ग्राम आइस है, लेटेंट हीट 80 है, तो 800 कैलोरी आपको हीट चाहिए बर्फ को पिघलाने के लिए, और आपके पास है कितनी, कुल 400 कैलोरी। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि है 400 कैलोरी,
चाहिए 800 कैलोरी। मतलब क्या हुआ, 400 कैलोरी कम हीट है आपके पास, तो पूरी बर्फ नहीं पिघलेगी। हीट रिक्वायर्ड बाई आइस इज 800 कैलोरी बट वाटर हैव ओनली 400 कैलोरी, तो फुल आइस विल नॉट मेल्ट। तो यहाँ पर जो मेल्टिंग आइस है वो पूरी नहीं मेल्ट होगी, ठीक है। तो अवेलेबल अमाउंट ऑफ हीट फॉर आइस मेल्टिंग 400 कैलोरी। मास ऑफ आइस विल मेल्ट फ्रॉम दिस अवेलेबल हीट। तो कैसे निकालेंगे, आप जानते हो डेल्टा क्यू अपॉन एल लगा देंगे क्योंकि फेज कन्वर्जन हो रहा है। तो 400 कैलोरी हीट है, लेटेंट हीट 80 होता है, तो 5 ग्राम आइस ही आपकी केवल पिघलेगी। और है कितनी, 10 ग्राम, पिघल गई 5 ग्राम, तो बची कितनी, 5 ग्राम। तो सारे आंसर आ गए। व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर वाटर, 0, क्योंकि वाटर तो पूरा का पूरा 0 पर आ ही गया, लेकिन आपकी अभी भी बर्फ है मिक्सचर वाटर में 0 वाली, ठीक है। व्हाट विल बी द अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर वाटर, केवल 20 ग्राम तो पानी पहले से था, और क्योंकि बर्फ 10 ग्राम थी लेकिन पिघली 5 ग्राम है, तो 5 जोड़ के 25 ग्राम हो गई। व्हाट विल बी द फाइनल अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड, क्योंकि पूरी नहीं पिघली तो आधी पिघली है 5 ग्राम, रिमेनिंग आइस 5 ग्राम। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कितनी आसानी से हम ऐसे क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो हमारा चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। फेज कन्वर्जन हो गया, थर्मल एक्सपेंशन हो गया, कैलोरीमेट्री हो गई, हमने बहुत धांसू तरीके से सबको पढ़ा है। जेई हो चाहे नीट हो, कोई भी सवाल आपका नहीं बचेगा। तो बच्चों आई होप आपको मजा आया होगा। पूरी हीट की यूनिट में हमने केटीजी पढ़ी काफ़ी देर, हमने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा, हमने मोड ऑफ हीट ट्रांसफर भी पढ़ा, और आज हमने ये चैप्टर भी पढ़ा जो रिमेनिंग टॉपिक था, ठीक है। तो बच्चों मुझे पूरी खुशी है, उम्मीद है, मैंने बहुत मेहनत करी है, आपको भी इसका फल मिलेगा। आप अप्रिशिएट कर सकते हैं एफर्ट्स को, ठीक है, लाइक शेयर भी कर सकते हैं और बच्चों के साथ में भी शेयर कर दो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, आगे हम और टॉपिक्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों।